हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में आपको न्यूलिथिक टाइम पीरियड यानी कि न्यू स्टोन एज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया गया है। इन सितंबर 1991 टू जर्मन टूरिस्ट। सितंबर 1991 की बात है जब दो जर्मन टूरिस्ट हेलमट एंड एरिका साइमन, ये दोनों टूरिस्ट थे, फाउंड अ वेल प्रिजर्व डेड बॉडी ऑफ अ मैन। इन्हें एक डेड बॉडी मिली जो कि वेल प्रिजर्व यानी अच्छी तरीके से उसको संरक्षित करके रखा गया था। हु लिव्ड अबाउट 5300 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 5300 ईयर्स पहले जीवित था। ही वॉज डिस्कवर्ड इन अ ग्लेशियर ऑफ द ओड्जल आल्प्स नियर द बॉर्डर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड इटली। और ये जो डेड बॉडी मिली थी ये एक ग्लेशियर में मिली थी जो कि ओड्जल एल्प्स के पास थी और ये बॉर्डर था ऑस्ट्रिया और इटली के पास। ही हैज़ बीन निक नेम्ड ओड्जी द आइसमैन, और इसका प्लेस के नाम पर इनका निक नेम रखा गया ओड्जी द आइसमैन आफ्टर द वैली ऑफ हिज डिस्कवरी। जब इनकी डेड बॉडी मिली तो इनका नाम जो डेड बॉडी थी उसका नाम इसी प्लेस के नाम पर रख दिया गया। द बॉडी हैज़ बीन एक्सटेंसिवली एग्जामिन्ड, इस बॉडी का गहन निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया, एक्सरे परीक्षण किया गया, मीजर्ड एंड डेटेड, और इसका हर तरीके से मापन किया गया, अंकन किया गया। एनालिसिस ऑफ ओजीज टूथ एनिमल शोज दैट ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड नियर द प्रेजेंट विलेज ऑफ फेर्थन्स, इटली। जब इसके दांतों की लेयर होती है उसका परीक्षण किया गया, उसको एग्जामिन किया गया, तो उससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो ओड्जी है ये प्रेजेंट टाइम में इटली का एक गांव है फेल्थन्स, वहाँ का रहने वाला है। ही हैड 57 टैटूज, और उसकी बॉडी पर जगह जगह पर 57 टैटूज मिले। सम ऑफ विच वर लोकेटेड ऑन और नियर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, और उसके जो टैटूज थे वो बॉडी में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं उनके पास उन जगहों पर बने हुए मिले। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज टैटूज इंडिकेट एन अर्ली टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एक्यूपंक्चर की यानी कि एक्यूपंक्चर के थ्रू जो पेन्स होते हैं या जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है उसको सही करने का ये एक तरीका उनका रहा होगा। आइटम्स फाउंड विद हिम इंक्लूड अ कॉपर एक्स, अब उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी ग्रेव में और क्या क्या मिला, कॉपर एक्स विद अ यू हैंडल। यू हैंडल एक तरह का एवरग्रीन ट्री का ये साफ्ट होता है, बनाया जाता है जो, और इसकी जो यू ट्री होती है इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल टाइप्स की होती है। तो इनको कॉपर एक्स मिला जिसमें आगे का जो पोर्शन था वो कॉपर का था, इसका हैंडल था वो यू वुड का था। अ फ्लिंट ब्लेडेड नाइफ विद एन एस हैंडल एंड अ क्विवर, और एक फ्लिंट ब्लेड वाली नाइफ मिली और जिसमें हैंडल किसका था, एस का हैंडल लगा हुआ था। एंड अ क्यूर ऑफ 14 एरोज विद वाइब्रोनम एंड डॉगवुड शार्प्स, वाइब्रोनम और डॉगवुड शार्प के साथ साथ एक क्वेवर मिला जिसमें 14 एरोज थे। ओड्जी इज अ नेचुरल ममी एंड बिलोंग्स टू द कैलकोलिथिक एज। ओड्जी एक नेचुरल ममी है, एक प्राकृतिक ममी है, यानी कि ये जैसे आर्टिफिशियल ममी ना होकर नेचुरल ममी है, और ये कैलकोलिथिक एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। As we already know about 10,000 years ago the climate became warmer. लास्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि जो क्लाइमेट था वो वार्म हो रहा था, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा था। वार्मर वेदर मेड लाइफ ईजियर एंड पॉपुलेशन बिगैन टू ग्रो, और वार्म वेदर होने की वजह से जो लाइफ थी लोगों की वो थोड़ा सा ईजी हो गई, थोड़ा सा ठंड कम पड़ी जिसकी वजह से वो ईजिली थोड़ा रहने लगे और पॉपुलेशन ग्रो करने लगी। पीपल कुड नॉट फाइंड इनफ फूड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, जब पॉपुलेशन बढ़ी, जब उनकी संख्याएं बढ़ी तो ऑब्वियसली उनका जो फूड था वो सिर्फ अब वो हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड नहीं कर सकते थे, उन्हें और भी कुछ चाहिए होता था जिससे कि वो उस लार्ज पॉपुलेशन को फीड कर सके। दे नीडेड अ न्यू वे टू सर्वाइव, उन्हें कुछ नए तरीके से काम करने की ज़रूरत थी जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। दस दे स्टार्टेड फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, और इस तरह से उन्होंने हंटिंग गैदरिंग के बाद क्या स्टार्ट किया, फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन।
The period during which man turned from hunting and food gathering to agriculture is so important that it is known as the Neolithic Revolution. जिस पीरियड में जो अर्ली मैन थे वो फूड गैदरर से बन गए थे फार्मर्स और हर्डर्स, उस पीरियड को हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं. द पीरियड ड्यूरिंग विच मैन टर्न, जब जिस पीरियड में हंटिंग गैदरिंग का काम करने से हंटर गैदरर से वो फार्मर्स और हर्डर्स बन गए थे, उस पीरियड को कहते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन. और इस पीरियड में एग्रीकल्चर काफ़ी प्रॉपर तरीके से किया जाने लगा था. इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच टुक प्लेस ओवर मेनी सेंचुरीज. और ऐसा होने में यानी कि हंटर गैदरर से इनको फार्मर्स और हर्डर्स बनने में काफ़ी हजारों सालों का टाइम लग गया. द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो स्टार्टिंग के फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया यहाँ पर. थिंक ऑफ ऑल फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं क्या वो हमेशा से ऐसे ही उपलब्ध था हमारे लिए. इट ऑल कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन और एनिमल्स दैट आर रियर्ड. जो भी हम फूड यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट से आता है, या जो भी हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो एनिमल से आते हैं जिनको पाला जाता है. दिस वॉज नॉट सो फॉर अर्ली ह्यूमन्स, और ऐसा अर्ली ह्यूमन्स के साथ नहीं था, उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. एट फर्स्ट द अर्ली मैन यूज टू कलेक्ट द सीड्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इन्होंने एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे स्टार्ट की. एट फर्स्ट द अर्ली मैन यूज टू कलेक्ट द सीड्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. पहले क्या करते थे कि ये लोग जंगलों में जाकर कलेक्टिंग का गैदरिंग का काम करते थे, तो इनको जो भी सीड्स मिलते थे वो इकट्ठा कर लेते थे. बाद में देखते थे कि खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, तो ये वाइल्ड प्लांट्स के सीड्स भी इकट्ठा करके लाते थे. एंड एट देम ड्यूरिंग द विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, और उनको विंटर सीजन में और अर्ली स्प्रिंग के सीजन टाइम पीरियड में ये उनको खाते थे. Later on they realized that the seeds they picked could be sown in the ground. और बाद में उनको ये भी रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि ऐसा माना जाता है कि फार्मिंग का जो इन्होंने फार्मिंग करना सीखा वो इस तरह से रहा होगा कि ये जो सीड्स यूज़ करते थे बाई चांस बाई मिस्टेक ये ज़मीन में गिर गए होंगे, उनको सॉइल से मॉइस्चर भी मिला और सनलाइट भी मिली, तो ये धीरे धीरे करके ग्रो करने लगे. तो इस तरह से इन्होंने फार्मिंग करना सीखा. तो जब इनको ये एहसास हुआ कि इन बीजों से प्लांट्स भी ग्रो किए जा सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनको सो करके ग्राउंड पे, दे प्लांटेड सीड्स एंड वॉच्ड देम ग्रो. उन्होंने क्या किया, पहले उन सीड्स को ज़मीन पर सो कर दिया, उनको ज़मीन को जोत कर उनमें बीज को डाला, और उसके बाद धीरे धीरे इनमें ग्रो होने लगा, ये बीज ग्रो होने लगे. देन दे हार्वेस्टेड द प्लांट्स एंड रिमूव द ग्रेन. उसके बाद इन्होंने इसकी खेती की, प्रॉपर उसकी देखभाल की, जानवरों से उसकी रक्षा भी की कि फसलें ख़राब ना कर दे जानवर. तो इस तरह से उन्होंने जब फसलें पक गई तो उनको हार्वेस्ट किया, उनकी कटाई की, और उसके बाद जो अनाज के दाने थे उनको अलग किया. फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो भी फ्रूट थे या वेजिटेबल थे जो भी ग्रो हुआ उनको उन प्लांट से अलग किया. स्लोली दे बिगेन फार्मिंग, और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग करना स्टार्ट किए. एट दिस टाइम मैन ऑल्सो लर्न हाउ टू कीप एनिमल्स. और इस समय तक उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरह से एनिमल्स को पाला जाता है, उन्हें कैसे रेयर किया जाता है. दे फर्स्ट बिगैन टू टेम डॉग्स. सबसे पहले उन्होंने डॉग को पाला. द डॉग्स हेल्प देम टू फाइंड एंड किल वाइल्ड एनिमल्स. जो डॉग थे उन्होंने उनकी हेल्प की जानवरों को ढूंढने में और उनका शिकार करने में. डॉग्स गार्डेड दियर शेल्टर्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो उनके डॉग्स जिनको उन्होंने पाला था वो क्या करते थे, इनके जो फील्ड होते थे, जो इनके खेत होते थे, इनके घरों की रक्षा करते थे और इन्हें जंगली जानवरों के अटैक से भी प्रोटेक्ट करते थे. ह्यूमन्स ऑल्सो गेव फूड टू द जेंटल एनिमल्स दैट केम नियर दियर शेल्टर्स. जो ह्यूमन बींग्स से उनके शेल्टर्स के पास अगर कोई जानवर आता था जो कि जेंटल होता था, एग्रेसिव नहीं होता था, उन पर अटैक नहीं करता था, उनको ये फूड भी दे देते थे. दे बिगैन टू टेम लॉट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड कीपिंग हर्ड्स ऑफ शीप, गोट्स एंड कैटल.
तो स्टार्टिंग में इन्होंने पहले डॉग को पाला, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सीप्स को, गोट्स को और फिर कैटल्स को इन्होंने पालना शुरू किया। दे यूज्ड कैमल्स एंड डंकीज, अब उनको अलग अलग तरह से यूज़ भी करते थे, जैसे कि कैमल्स और डंकीज को राइडिंग के लिए और हैवी मटेरियल्स को कैरी करने के लिए ये पालते थे। ह्यूमंस प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, और अपने जानवरों की, जिनको ये पालते थे, उनकी जंगली जानवरों से रक्षा भी करते थे कि कहीं वो उन पर अटैक न कर दे, उनका शिकार करके उनको खा ना ले। यहाँ पर आपको बताया गया डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, कैसे उन्होंने फार्मिंग सीखा और कैसे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया। ह्यूमंस ऑफन डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन हमेशा से ही डोमेस्टिकेशन करते रहे हैं। द एनिमल्स दैट आर डोसाइल एंड जेंटल आर द वंस लुक्ड आफ्टर, जो हम उन्हीं जानवरों को पालना पसंद करते हैं जो कि डोसाइल होते हैं, जेंटल होते हैं, जो कि एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो अर्ली ह्यूमंस थे वो भी उन्हीं एनिमल्स को पालते थे जो कि डोसाइल और जेंटल होते थे, जो कि अटैक नहीं करते थे और थोड़े से डोसाइल होते थे, यानी कि वो दयालु होते थे। ग्रेजुअली दीज डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्डर वंस, और धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या प्लांट्स होते थे वो वाइल्ड रेसेस से डिफरेंट माने जाते थे, कि ऐसा माना जाता था कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो जो पालतू जानवर होते थे उनमें और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस करने लगे। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर सीप एंड गोट, और जो पहले जानवर पाले गए वो सीप और गोट भी थे। ऑल्सो ह्यूमन सेलेक्ट दोज प्लांट्स फॉर डोमेस्टिकेशन विच आर हेल्दियर, और उन प्लांट्स को ये ग्रो करते थे जो कि हेल्दियर होते थे, हेल्दी होते थे, स्ट्रोंगर एंड गिवन बिग साइज ग्रेन्स, और जो कि हेल्दी होते थे खाने में और जो कि बिग साइज के ग्रेन्स जिनके होते थे, ये उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करते थे। स्टार्टिंग में ज़्यादातर ये मोटे अनाज को ग्रो करते थे। Their seeds are then kept and sown to get the same variety, और जो वो सीड्स ग्रो करते थे ज़्यादातर वो एक ही वैरायटी के हुआ करते थे और उनको सो करने का तरीका भी एक होता था। द प्लांट्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट वर व्हीट एंड बार्ली, और जो पहले इन्होंने प्लांट्स यूज़ करे वो व्हीट और बार्ली के प्लांट्स हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, डोमेस्टिकेशन लगभग आज से 12,000 ईयर्स पहले किया गया था, स्टार्ट किया गया था। टुडे ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी यूज फॉर फूड आर अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, जो भी हम आज प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं, फ्रूट्स है चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, वो जो 12,000 ईयर्स पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था उसी का ये ट्रांसफॉर्म्ड प्रोसेस के थ्रू हमको ये मिलता है। अगर वो स्टार्ट नहीं करते तो शायद आज भी हमारे पास ये फ्रूट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब बात करते हैं ह्यूमन सेटल डाउन अ न्यू वे ऑफ लाइफ, किस तरह से उन्होंने रहना शुरू किया और इनके जो हर्ट्स वगैरह होते थे वो किस तरह से होते थे। Slowly, the wandering lifestyle of hunting and gathering of the early humans changed and they began farming. जबकि पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, अपने शिकार के लिए भी, अपने फूड के लिए भी और वाटर रिसोर्सेज के लिए भी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जैसे ही फार्मिंग स्टार्ट की तो फार्मिंग करने के लिए एक जगह पर स्टे करना ज़रूरी है, तो जब इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की तो ये एक जगह पर रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे धीरे धीरे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट्स फॉर व्हीट एंड राइस, और सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते थे प्लांट्स वो व्हीट एंड राइस थे। हालांकि व्हीट और बार्ली भी यूज़ किया जाता था, लेकिन व्हीट के बाद बार्ली देन राइस के भी ज़्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलता था। द फार्मर्स नीडेड सनशाइन एंड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, और एग्रीकल्चर करने के लिए पता ही है कि वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ये उस समय भी रिक्वायर्ड ही थे। ऑल्सो द क्रॉप्स टुक टाइम टू ग्रो, और जो क्रॉप्स थी वो ग्रो करने में टाइम लेती ही हैं। दे हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जब भी किसान फसल लगाते हैं, जो उनकी फसल पककर तैयार होती है,
तो जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल से, बर्ड से, वो या तो अपने जो डॉग वो पालते थे उनको रखते थे या खुद उसकी देखभाल करते थे। When they began to farm the land, they worked together and lived in groups. जब वो खेती स्टार्ट कर दिए तब वो ग्रुप में रहने लगे, क्योंकि जब फार्मिंग करते थे तो उन्हें एक जगह पर रुकना ही पड़ता था, तो ये ग्रुप में बनाकर रहने लगे। दे बिल्ड हट्स नियर वाटर सोर्सेज, और फार्मिंग के लिए इनको सबसे मेन रिक्वायरमेंट थी वाटर की, तो ये वाटर सोर्सेज के पास ही रुकते थे ज़्यादा। Rivers provided them with water for farming and also for fish for eating. जिन रिवर्स के पास रहते थे उनसे वाटर तो मिलता ही मिलता था खेती करने के लिए, साथ ही ये फिश भी वहाँ से लाते थे खाने के लिए। They also learned how to make the things required for farming, tools for tilling the land, baskets for gathering crops and pots for storing food. और उन्होंने खेती करना सीखा और ज़मीन को जोतना सीखा और ज़मीन को टिल करना सीखा, बास्केट बनाना सीखा, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा और कैसे उन जो फसलें होती हैं उनसे उन बीजों को अलग करना सीखा। फिर उसके बाद उनको हर्स करना सीखा और उसके बाद गुड्स बनाना भी सीखा, पॉट्स बनाना भी सीखा। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगे थे अब। The first farmers used very simple tools such as sticks with which they thrust into the ground to make holes and shallow channels for thrusting seeds. ये क्या करने लगे थे कि जो बीज होते थे उनको बोने के लिए ये ज़मीन पर लकड़ी से स्टिक को लेकर पुश करते थे, जिससे कि छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते थे और इस तरह से वो बीज बोते थे और छोटे छोटे से चैनल बनाते थे सीड थ्रस्ट करने के लिए। हिस्ट्री रिवील्स में देखिए, वन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड वॉज द प्लग। और इस टाइम पीरियड का, इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो कहा जा सकता है वो था इन्वेंशन ऑफ द प्लग, यानी कि जो खेत में हल यूज़ करते हैं वो। द फर्स्ट प्लग वॉज प्रोबेबली अ बो with divided branches that could be pulled along the ground to turn the soil. जो स्टार्टिंग में ये बो यूज़ करते थे वो क्या करते थे, जो ट्री होती थी उसकी ब्रांच तोड़ लेते थे, उसको दोनों साइड से पकड़ते थे और उसका जो नुकीला सार पोर्शन होता था उसको ज़मीन पर लगाते थे और उसको आगे जानवर से, जो उसका कैटल होते थे उनसे वो कनेक्ट कर देते थे। और इस तरह से जो नुकीला पोर्शन होता था, जैसे जानवर आगे बढ़ता तो वो उससे मिट्टी निकलना शुरू हो जाती थी। इस तरह से वो खेत को जोतते थे उस समय। The simple scratch plug was used in Mesopotamia in 4500 BCE. और जो सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है मेसोपोटामिया में मिलता है 4500 BCE के लगभग। Archaeologists have found traces of huts in some places. अब इनके घरों की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट के इनके घर के भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। बुर्ज होम में इनके सेटलमेंट्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो कि बुर्ज होम आज के टाइम में कश्मीर में है। दे हैव फाउंड मड प्लास्टर्ड पिट ड्वेलिंग्स। ये ज़मीन में गड्ढे बनाकर और उन पे मिट्टी से प्लास्टर करके रहते थे। द पिट्स हैव अ फ्यू स्टेप्स। और जो गड्ढे होते थे उसमें नीचे जाने के लिए कुछ स्टेप भी बने होते थे। चारकोल एस एंड हर्ट्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले वर फाउंड इनसाइड एंड नियर द माउथ ऑफ द ड्वेलिंग पिट्स। चारकोल एस और हर्ट से बने हुए स्टोन या फिर क्ले से बने हुए जो मटेरियल्स होते थे वो ड्वेलिंग पिट्स, यानी कि जिन जगहों पर वो रहते थे, जिन गड्ढों के पास ये रहते थे वहाँ पर मिलते थे। दिस सजेस्ट दैट पीपल ऑल्सो लिव्ड इन द ओपन एट ग्राउंड लेवल प्रोबेबली ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इससे ये पता चलता है कि जो ह्यूमंस थे उस समय के, अर्ली ह्यूमंस थे, वो समर टाइम में ज़्यादातर ओपन एरियाज में ग्राउंड पे रहते थे। यहाँ पर दिया गया एग्जाम पिक्चर आपको दिया गया ब्यूरियल पिट लाइन विद द लाइम एट बुर्ज होम। ये ब्यूरियल पिट है, ये एक ब्यूरियल का दिया गया है पिक्चर आपको, जिसमें कि लाइम के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं और ये बुर्ज होम का एग्जाम्पल है।
सेकेंड पिक्चर दिया गया है आपको, द स्टोन इनग्रेविंग ऑफ अ हंटिंग सीन। ये स्टोन पर इन्होंने कार्विंग की है, इनग्रेव किया है, और इसमें हंटिंग सीन, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसमें एक हंटिंग सीन दिखाया गया है और उसके साथ साथ 2 सन दिखाए गए हैं यहाँ पर। रियरिंग एनिमल्स में, रियरिंग एनिमल्स हैड न्यूमरस एडवांटेजेस। जानवरों को पालने से उनको कई सारे एडवांटेज हुए थे। पहला तो उनको उनके जो फार्म थे उनको प्रोटेक्ट भी करते थे और उनका जो लगेज होता था वो भी कैरी करते थे। उसके अलावा भी क्या क्या इनको एडवांटेज थे, गोट्स एंड काउज गेव देम मिल्क। जो गोड और काउ होते थे उनसे उनको मिल्क भी मिलता था। ऑल्सो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। और उसके बाद जब एनिमल्स को पालते थे तो उनका बर्थ होने की वजह से ये इनको बार बार एनिमल के लिए जाना नहीं पड़ता था हंट करने के लिए, क्योंकि नेचुरली ग्रो करते थे। दे किल्ड द एनिमल्स व्हेन फूड वाज रिक्वायर्ड। और इनके पास इतने ज़्यादा जानवर होने की वजह से जब इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती थी तो ये उन्हीं जानवरों को मार देते थे और खा लेते थे। सो दे डिड नॉट हैव टू गो टू हंटिंग ऑल द टाइम। इसलिए उनको हर समय जानवरों को शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जिन जानवरों को पालते थे जब इनके पास खाने के लिए कोई भी ग्रेन्स वगैरह नहीं होते थे तो इन्हीं जानवरों को मारकर ये खा भी लेते थे। दिस मीन दैट पीपल ऑलवेज हैड मीट टू ईट एंड मिल्क टू ड्रिंक एज वेल एज फर एंड स्किन टू मेक क्लॉथ्स। यानी कि जो जानवर ये पालते थे उन्हें ये उनके प्रोडक्ट भी यूज़ करते थे, जैसे कि मिल्क यूज़ करते थे और उनको मारकर खा भी लेते थे। उनकी जो स्किन होती थी, जो फर होते थे, उनसे ये कपड़े बनाकर भी पहन लेते थे। तो इस तरह से इनको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ करता था। दस एनिमल्स प्रोवाइडेड फॉर मेनी नीड्स ऑफ द न्यूलिथिक मैन। इस तरह से इनके जो नीड्स होती थी वो जानवर पूरा करते थे और ये उनसे काफ़ी ज़्यादा काम भी लेते थे। इनको फार्मिंग में यूज़ करते थे, अपने खेतों में यूज़ करते थे, खेत को जोतने के लिए और लगेज को कैरी करने के लिए और मिल्क के लिए, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए। और उसके बाद ये अगर इनके पास ग्रेन्स वगैरह ख़त्म हो जाते थे या नहीं होते थे तो इनको मारकर खा भी लेते थे। तो ये था रियरिंग एनिमल्स में। और नेक्स्ट में पढ़ेंगे वेयर द फार्मर्स लिव्ड एंड हर्ड्स or tools and pottery. Thank you.